स्कूटर चलाते बाबा, बैडमिंटन खेलते बाबा, खेती करते बाबा और स्कॉर्पियो चलाते बाबा। आज हम आपको योग गुरु बाबा रामदेव के बिजनेस साम्राज्य से लेकर उनकी निजी जिंदगी के ऐसे पहलुओं को दिखाने जा रहे हैं जो इसके पहले न तो आपने देखे होंगे न सुने होंगे। न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ बाबा रामदेव ने पतंजलि हरिद्वार के शानदार पतंजलि पीठ और फूड पार्क के हर राज को साझा किया। सुबह सुबह का वक्त है। मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। बाबा रामदेव की जमीन से आसमान तक पहुंचने की हर कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिए। अच्छा ये बताइए स्वामी जी कि इतना बड़ा आपने सब कुछ क्रिएट किया है ना, शुरू में तो स्ट्रगल बहुत रहा होगा। सुनना मैंने कि आप साइकिल पर चलते थे और दवाइयाँ देखो देते थे लोगों जिस घर में हम पैदा हुए उस घर में साइकिल भी नहीं थे हमारे पास जी। और फिर जब हम कनखल में जहाँ से हमने अपने सार्वजनिक जीवन की सेवा शुरू की जी, तो हम सबसे पहले साइकिल लेके आए। वो हमारे किसी मित्र ने हमको दे दिया था। फिर पहला हमने सेकंड हैंड स्कूटर लिया 5,000 रुपए का, बजाज चेतक। बजाज सुपर आता था उसमें। फिर हमने फर्स्ट हैंड यदि कोई व्हीकल खरीदा तो बजाज का चेतक खरीदा था। वो अभी भी मेरे पास उसका 1008 कुछ नंबर है। अच्छा। हाँ, आपको चला के दिखाओ। बाबा ने अपनी पहली कमाई का स्कूटर आज भी संभाल कर रखा है। इस स्कूटर का नंबर 1008 और 10,000 करोड़ के बिजनेसमैन बाबा रामदेव स्कूटर अब भी चला लेते हैं। तो उसके बाद में फिर हम पहली फर्स्ट हैंड कोई गाड़ी लेके आए तो मारुति वैन थी, तो उसमें दवाइयाँ भी अच्छी से आ जाती थी। तो बाकी जो है हम अपने हाथों से पतीला साफ करते थे, किराए का पतीला लेके आते थे क्योंकि पतीला खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। अच्छा। दवाइयाँ बनाते थे, च्यवनप्राश बनाते थे, तो 5 या 10 रुपए का हमें किराया मिलता था। फिर उसको यदि 1-2 दिन काम हुआ और 1-2 दिन के बीच में छुट्टी है तो किराया वापस करके आते थे, अपने सिर पे रख के लेके जाते थे। तो एक लेमैन की तरह, एक आम इंसान जैसे काम करता है उस तरह से हमने अपने लाइफ में काम किया हुआ है। सुबह सुबह का वक्त है और अब बाबा रामदेव के आचार्य कुलम में चलने का वक्त है। तो आइए अब चलते हैं आचार्य कुलम पे, जहाँ पर वेद की शिक्षा के साथ साथ स्मार्ट बोर्ड का भी यानी कि मॉडर्न एजुकेशन का भी इस्तेमाल होता है। ये अपने आप में एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप वैदिक शिक्षा और उसको आप कैसे आधुनिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों का संगम। तो कैसे ये क्यों? एक तो हम अपने रूट से जुड़े रहे। हमारी जो रूट्स हैं वो वेद में है, योग में है, स्पिरिचुअलिटी में है, और दूसरा हम मॉडर्न जमाने के साथ चल सकें। इसलिए एक तरफ प्राचीन ज्ञान और एक तरफ आधुनिक विज्ञान, माने ज्ञान विज्ञान का स्पिरिचुअलिटी और जो है प्रॉस्पेरिटी, दोनों हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। ओम प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। अब आचार्य कुलम के विश्व स्तरीय क्लासरूम में चलते हैं। तो ये यहाँ पर जो है पूरा स्मार्ट बोर्ड है, टाटा क्लास वाला टीचर है, क्या नाम है, विश्वनाथ घोष। तो बैठिए बच्चों, तो पढ़ाइए आप इनको, क्या क्या पढ़ा रहे हैं आप अपना काम कीजिए। हम लोग तो जो है हम तो इसको कि एक तरफ आपने वेद के मंत्रों को भी उच्चारण करते समय देखा, अब यहाँ स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ भी रहे वही बच्चे पैंट शर्ट में, जो है धोती से पैंट शर्ट में आ गए। और आपको दिखाते हैं छात्राओं की शिक्षा का नज़ारा। क्लास के बच्चे हैं अनुराधा जी,
ये अभी इस समय क्या पढ़ रहे हो? संस्कृत पढ़ रहे हो बच्चों? तो इनकी संस्कृत भी इनको पढ़ाते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। और आप कहाँ से हो बेटा? हरियाणा से। ये तो थोड़ी मजबूत लग रही है, पहलवान बेटी है। और वो उधर पीछे वाली छोटी सी इधर, हाँ, आप कहाँ से हो? हरियाणा वाली। एक तो बड़ी वाली, एक छोटी वाली। योग और वेद की शिक्षा देने वाले बाबा रामदेव का अगला मिशन देश में विश्व स्तरीय आधुनिक शिक्षा देने का है। सारा मैंने कहा ना, आधुनिकता और प्राचीनता, आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों का संगम है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है? हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस होता है और सॉफ्टवेयर जो ऑपरेशन मैनेज करता है कंप्यूटर का। अच्छा, ठीक है। आचार्य कुलम से बाहर निकलते ही बाबा रामदेव बैडमिंटन में हाथ आजमाना नहीं भूले। बाबा हर वो चीज सीख रहे हैं जो उनको ग्लोबल बना दे। अब ये बताइए कि मैंने सुना है कि बाबा रामदेव जो हैं आजकल अब अंग्रेजियत पर भी हावी होने वाले हैं, तो अंग्रेजी के भी गुरु बनने वाले हैं क्या आप? नहीं, ऐसा अंग्रेजियत पर हावी नहीं हो रहे। हाँ। लेकिन ऐसा था कि मैं अभी तक संस्कृत में, हिंदी में ही अपने भाषण देता था, लेकिन शायद हो सकता है अब अंग्रेजी में भी देने पड़े। ग्लोबल हो रहे हैं क्या बाबा रामदेव? नहीं, ग्लोबल तो पहले ही था लेकिन ग्लोबली मैं हिंदी में ज्यादा बात करता था। हाँ। एंड अभी मैं हो सकता है तो कुछ दिनों के बाद आप थोड़े अंग्रेजी में बोलता दे सुनेंगे। क्योंकि एमएनसी के सीईओ जो है उन्होंने आपको ये खबर भेजी कि नहीं कि बाबा रामदेव थोड़ा धीरे धीरे हमारी नौकरियां चली जाएंगे, हमारे टारगेट्स नहीं पूरे होंगे, हम क्या करेंगे? वैसे काफी लोगों को हमने नौकरियां देनी शुरू कर दी है। यूनिलीवर से काफी लोग पतंजलि ज्वाइन कर चुके हैं। अभी कोलगेट से भी काफी लोगों का कॉल आया है। अभी जो है नेस्ले की भी काफी चिड़िया आकर के पतंजलि के घोंसले में विश्राम पा रही हैं। और जो है पेंटीन वालों की इसका मतलब अब इतने सारे वर्ल्ड ओवर की एमएनसीज की दुकानें बंद कराने पर पड़े बंद कर रहे हैं, उनको हम डाइवर्ट कर रहे हैं कि अच्छे रास्ते पर आ जाओ। तो अगर आप उनको, तो क्या आपको बाबा रामदेव को अदरवाइज थ्रेट भी है क्या मल्टीनेशनल्स से कि भाई ये इतने जल्दी इतने आगे बढ़ रहे हैं, इनको रोको, किसी भी तरीके से रोको? देखिए, इसमें क्या है, अभी तक तो एमएनसीज का कल्चर क्या रहा है, जो भी आगे बढ़ा या तो उसको खरीद लिया है, खत्म कर दिया। लेकिन पतंजलि को न तो खरीद पा रहे हैं, खरीद तो सकते ही नहीं, बाबा कौन खरीदेगा? दरअसल बाबा अनमोल। अब बाबा के स्कॉर्पियो में सवार होकर हम दुनिया के सबसे बड़े फूड पार्क की ओर रवाना हुए। पतंजलि का फूड पार्क, अनुराधा जी, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क है, वो आपको पूरा दिखाएंगे हम, जो करीब 150 एकड़ जमीन पर बना है। और साथ में ही इसमें क्या बनता है वो आपको पहले दिखा देते हैं। सोप यूज करते थे, डो का आता था। मैंने सुना गांव में दहेज में तक में ये देते थे। अब हमने ये जो है जड़ी बूटियों से, रियल चीजों से, अब आप इसकी फीलिंग देखिए और इसको लगाने से आप ये सोचिए कि इन चीजों को हमने, एक तो हमने देखा देश का पैसा देश में रहना चाहिए और लोगों को सही चीज मिलनी चाहिए। अब ये एलोवेरा जेल है, अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मैं बात करता हूँ। ये सारे सोप्स हैं जिनकी जो है नीम का है, हल्दी चंदन का है, एलोवेरा का है। इतना जबरदस्त है ये। आप देखिए बिना विज्ञापन के, पता है सैकड़ों टन डिमांड है रोज की, सैकड़ों टन। आप डिमांड पूरी कर पा रहे हैं? नहीं। अभी इसके लिए 5 बड़े मेगा यूनिट्स लग रहे हैं इसके। हाँ? ये बड़ी पैकेजिंग है इसकी। अब ये तो मैंने बताया एक साबुन के बारे में। अब आप देखिए ये 100% नेचुरल है और मैं गारंटी देता हूं इस बात की, जैसे बचपन में माँ की कोख से पैदा होने के बाद त्वचा का रंग था, सौंदर्य था, वैसा इससे लोट आता है खराब होने के बाद। दुनिया की कोई जो है ये कॉस्मेटिक बेचने वाली कंपनी कोई दावा नहीं कर सकती कि आप उसका खोया हुआ सौंदर्य वापस ला सकते हो। ये इसमें ताकत। अब देखिए, चाहे वो फेयर एंड लवली और तमाम तरह की क्रीम, ये वो सब लोग बेचते थे।
आज इसकी डिमांड करीब करीब 5 लाख ट्यूब डेली पर आ गई है। अब इससे फायदा क्या होगा? एलोवेरा जूस, एलोवेरा जेल, ये सब से कम 1 करोड़ से ज्यादा किसानों का भला होगा। और जो भी इसको 25-50 करोड़ लोग यूज करेंगे, उन यूजर्स का भी भला होगा। क्यों? ये चीज नेचुरल है, ये कोई केमिकल थोड़ी है। अब मान लीजिए कहीं पर भी कोई केमिकल कहीं पर भी हमने लगाया, अंततः तो जाकर के आप क्या करेंगे? साफ करेंगे। आप फेस वॉश लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, वॉश करेंगे, सब कहाँ जाएगा? पानी में। अल्टीमेटली आपने एनवायरमेंट को पोल्यूटेड किया, एयर, वाटर, सोयल, उसको आपने पोल्यूटेड किया। हमने एलोवेरा जेल लगा करके न एयर को पोल्यूटेड किया, न वाटर को, न सोयल को। तो ये माने जो हमारी स्वदेशी की सोच है वह है सात्विक समृद्धि, अहिंसक समृद्धि, समग्र और स्थायी, माने इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल जस्टिसफुल प्रॉस्पेरिटी। तो ये पूरा दर्शन है। मात्र में प्रोडक्ट बेचना ये काम नहीं है। लेकिन तो आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके तो सरकार से इतने अच्छे संबंध हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मूलभूत शायद मोदी जी करना चाहते हैं, जिसको चेंजेस को वो करना चाहते हैं। आज जैसे मेक इन इंडिया वाला प्रश्न है जी। अब मेक इन इंडिया को हम एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो MNCs के द्वारा नहीं। अब मैं एक सीधा सा प्रश्न करता हूँ, चलो वो एक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने हिंदुस्तान को लूटा और गुलाम बनाया, उसको हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक सिंपल सी बात मैं कहता हूँ कि जो है सारे परिप्रेक्ष्य में एक बात तो हमारे सामने है पूरी तरह से, वो ये कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उससे देश का पैसा विदेश में नहीं जाएगा और किसी व्यक्ति की समृद्धि में नहीं लगेगा। आपको नहीं लगता कि आपके पास वो चीज है जो औरों के पास शायद नहीं है? जो आपके पास वर्क फोर्स है, आपके पास आइडियाज है, आपने एग्जीक्यूट करके दिखाया। हमारे पास में स्किल है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी भी है। एग्जैक्टली। तो आपको नहीं लगता कि जो देश के लिए बड़ा काम करते हैं उनको फिर इन मुद्दों को की बात छोड़ देनी चाहिए कि कंट्रोवर्सी क्या? कंट्रोवर्सीज तो होती रहेंगी, जब आप काम करेंगे तो कंट्रोवर्सी तो होगी ही। देखिए आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ कि हमको हार्ड वर्क के बारे में सोचना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा ये सोचना चाहिए। लेकिन अभी हमारे देश का लोकतंत्र शैशव में, हमारा देश का मीडिया भी शैशव में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। वो अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो मुश्किल से 20 साल पुराना है, और हमारा जो लोकतंत्र है वो एक पार्टी कांग्रेस पुरानी है, और वो पहले एक पार्टी नहीं थी, वो एक आंदोलन था आजादी के लिए। तो सारी पार्टियां 25-50 साल में सिमट जाती हैं। तो अभी हमारे देश में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपरिपक्व हैं। अब जैसे मैं साधु होकर के ये सेवा का काम करता हूँ, ये लोगों को रास्ता नहीं आता। बोले साधु सन्यासी को समृद्धि से क्या लेने देना? लोगों ने दरिद्रता को धर्म समझा हुआ है, और एक साधु को मतलब अकर्मण्य, माने जो दुनिया के किसी काम का नहीं, उसको साधु मानते हैं। बोलते हैं बाबा जी बन गए अब किसी काम का नहीं। मैं कहता हूँ जो साधु बन गया वो सबके काम का है, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कर रहे हैं किसके लिए? आज यहाँ अभी आपको पतंजलि फूड पार्क दिखाते हैं, यहाँ करीब 15,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला हुआ है। बेरोजगारी, गरीबी, भूख, कुपोषण इस देश की बड़ी समस्या मानते हैं ना हम, सबके मूल में है गरीबी। अब गरीबी हटाने के लिए कांग्रेस ने भी करीब 70-80 साल कार्यक्रम चलाया, मोदी जी भी चला रहे। हम रियल अर्थ में गरीबी हटा रहे, गरीबी मुक्त भारत। तो अगर मोदी जी, चलिए आप मोदी जी के पास नहीं जाएंगे, अगर मोदी जी आपको बुलाएं तो आप तैयार रहेंगे जाने? जरूर इस बारे में सोचेंगे। एक तो आप मीडिया वाले मेरे ऊपर प्रहार और वार मत करना, और दूसरा जो है पॉलिटिकल लोग इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि हमें देश के लिए अच्छा करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बाबा की कुटिया। अब चलते हैं स्वामी रामदेव की कुटिया में, जहां वो रहते हैं, क्योंकि इतने बड़े एम्पायर के मालिक हैं, इतना हजारों करोड़ का एम्पायर है पतंजलि। तो देखा जाए कि स्वामी रामदेव रहते कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे अपनी काया को मेंटेन रखते हैं। जी आइए। देखो हमको माया की तो चिंता है नहीं जी। काया हम इसलिए अच्छी रखते हैं कि क्योंकि हमको तो लोग हेल्थ का आइकॉन मानते हैं ना, हमारी परंपरा है। अनुराधा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कोई इंटरव्यू की बात नहीं है जी।
एक जो है हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा की बात है। भद्रम इच्छन्त ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। माने जिस देश का राजा, जिस देश का वजीर और फकीर झोपड़ी में रहता है, उस देश की प्रजा महलों में निवास करती है और सुख समृद्धि खुशहाली में रहती है। और जिस देश का फकीर और वजीर महलों में रहना शुरू कर देता है, उस देश की प्रजा झोपड़ियों में और दरिद्रता में आ जाती है। तो हम लोग जमीन पर सोते हैं। ये चटाई हमारा योग करने का और ये सोने का भी आसन है। मैं कभी भी न गद्दा यूज करता हूँ न बेड पर सोता हूँ, जमीन पर ही सोता हूँ। ये कुटिया है और मैंने 15 साल की उम्र से ये व्रत लिया हुआ है कि जमीन पर सोऊंगा, दरी बिछा करके, चटाई पर। और कभी भी एसी यूज नहीं करता हूँ और कभी भी कोई फैंसी चीज यूज नहीं करता हूँ। रहना माने सादा जीवन उच्च विचार जो हमारे यहाँ कहा गया है उसको मैं जीता हूँ। आज मैं क्या नहीं कर सकता। चलो लोग कहेंगे कि मैं एक गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, सबको पता है। मेरी जन्मपत्री तो आप टीवी वालों ने सबको दिखा रखी है। मैं भी चाहूं तो करोड़ों रुपए की अंगूठी पहन सकता हूं, करोड़ों रुपए की घड़ी पहन सकता हूं, करोड़ों रुपए जो है जिसको कहते हैं ना सुख समृद्धि, उसको, और माला पहन सकता हूं बड़ी बड़ी। मैं तो अपना कपाल भाती वाला आदमी हूं। ये जो है दरी पर रोज जो है कपाल भाती करता हूं। और अनुलोम विलोम करता हूं। तो जैसे आचार्य चाणक्य एक झोपड़ी में और एक दिया जला करके और वहां से इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करते थे, क्योंकि उसके मन में कोई लालच नहीं था। एक ही था, मेरा भारत अखंड बने, परम वैभवशाली बने और सारी प्रजा सुखी रहे। तो हम स्वयं झोपड़ी में रहते हैं लेकिन चाहते हैं हमारा देश परम वैभवशाली हो, लोगों के जीवन में सब प्रकार की खुशहाली है। अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं, अपने माइंड को अनक्लटर कैसे करते हैं, अपने माइंड को आप समझाते कैसे हैं? ये मैंने योग तो समझा, योग प्राणायाम तो समझा, बट उसके अलावा क्या? तो हमने अभ्यास ऐसा बनाया हुआ है कि जब हम रात को सोते हैं तो अपने ब्रेन को ऑर्डर कर देते हैं अब चुप हो जाए। तो हमें एक सेकंड में कहें या एक मिनट में कहीं नींद आ जाती है। वेट नहीं करना पड़ता हमको। हम कहीं से भी अपने आप को विड्रॉ करना हमने सीखा है कि जैसे कई बार हम बहुत अग्रेशन में भी होते हैं लेकिन तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसी 2-3 चीजें हमने सीख रखी है, प्रैक्टिस की है इनकी। पढ़ाई लिखाई योग और अध्यात्म, इसके अलावा कुछ और कुछ पढ़ते हैं? रिसर्च है, जितने भी पूरे वर्ल्ड में जो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली चल रहा है उसकी भी स्टडी करते हैं और साइंटिफिक स्टडी भी करते हैं। तो कई घंटे इसमें भी लग जाते हैं। तो मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है लगभग 5 घंटा सोना और करीब 2 घंटा योग करना अपने लिए, बाकी सबके लिए करीब 4 से 6 घंटा योग करने में लग जाते हैं और 4-6 घंटा लोगों से मिलने में लग जाते हैं। बाकी जो है ये सोचना, पढ़ना और जो साइंटिफिक डिस्कशन है इसमें 2-4 घंटे लग जाते हैं। बाकी जो है 2-4 घंटे आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। ऐसे हमने करीब 18 घंटे का अपना एक टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट बनाया हुआ है। स्वामी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।